हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीड एज मच। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सीबीएसई द्वारा रिलीज सैंपल पेपर। हाँ दोस्तों, वही हूबहू सैंपल पेपर जो ऑलरेडी सीबीएसई अनाउंस कर चुकी है, काफी टाइम भी हो चुका है, आप सभी ने देखा भी होगा। लेकिन इस सैंपल पेपर को हम लेकर आए हैं हिंदी मीडियम में। हाँ दोस्तों, इस सैंपल पेपर को हम लेकर आए हैं हिंदी मीडियम में, ताकि हमारे वे सभी साथी जो हिंदी मीडियम में 10th में है वो इस सैंपल पेपर को अच्छे से सॉल्व करें, समझें और अपने प्री बोर्ड या बोर्ड की तैयारी को और बेटर बना सकें। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन और सॉल्व आउट करते हैं इस जो सीबीएसई ने अनाउंस करा है सैंपल पेपर। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो साइंस का पेपर है वो हमारे पास 80 मार्क्स का आता है, जिसमें से हमारा 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो स्कूलों में होता है, वहां से आपको नंबर दिए जाएंगे, और 80 नंबर का हमारा थ्योरी का एग्जाम होता है, जिसमें हमें कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं जिनको हमें जान लेना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कंपलसरी होते हैं, और इसमें दिया हुआ है कि लगभग 33% आंतरिक विकल्प प्रदान किए जाएंगे, यानी कि आपको टोटल पेपर में से 33% ऑप्शनल पेपर होगा, यानी कि आपके पास चॉइस होगी कि आप ये क्वेश्चन ना करके दूसरा क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 33% क्या है, आंतरिक विकल्प प्रदान किए जाएंगे, और योग्यता आधारित प्रश्नों की जो हमारे पास वेटेज है वो कितनी है, 50% है। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेक्शन है हमारे पास। सेक्शन ए में कुल 16 क्वेश्चन होंगे जो कि एमसीक्यू होंगे, और 4 क्वेश्चन हमारे होंगे जो अभिकथन और तर्क के बेसिस पर हमको बताने होंगे। ठीक है, और जो कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा, 1 अंक का। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास जो सेक्शन बी है उसमें हमारे पास 6 लघु क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चौथा सेक्शन सी, जिसमें हमारे पास 7 प्रश्न होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन डी, जिसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 5 का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 6 ई सेक्शन, जिसमें हमारे पास टोटल कुछ उसमें केस डिवाइडेड होंगे, जिनमें उन केसों को 1, 2 या 3 के केसेस में डिवाइड होंगे, यानी 1, 2, 3 अंक के भी हो सकते हैं, और टोटल एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 4 अंक का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए है, जिसमें हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है एमसीक्यू, जिसे हमें सॉल्व आउट करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारे पास है निम्नलिखित संतुलित प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया में पी क्यू आर को पहचाने, यानी पी क्यू और आर। हमारे पास यहाँ पर है पी, यहाँ है क्यू और यहाँ है आर। इन्हें हमें पहचानना है कि इनकी वैलेंसी क्या होगी। ठीक है, इन्हें वैलेंसी को हमें पहचानना है और उनको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, यदि इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप किसी भी इक्वेशन को इजिली सॉल्व आउट कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। पीवी जो PbNO3, PbNO3 का ट्वाइस, ठीक है, जो कि सॉलिड है, और उसके बाद है PbO जो कि सॉलिड है, प्लस नेक्स्ट है हमारे पास NO2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, और उसके बाद ऑक्सीजन जो कि गैस में है। ठीक है, तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमारे पास टोटल, हमारे पास रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में टोटल जो एलिमेंट्स हैं क्या वो बराबर हैं, अगर हैं तो कोई ठीक है, अगर नहीं है तो उन्हें हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये सब क्या होते हैं, रिएक्टेंट। ये क्या होता है, रिएक्टेंट, जिसे हम बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, और ये है हमारे पास उत्पाद, ठीक है, यानी प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पीवी की संख्या कितनी है, 1। इधर भी कितनी है, पीवी की संख्या है 1। और सेकंड है हमारे पास नाइट्रोजन की संख्या हमारे पास है 2, और नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 1। तो यानी कि हमारे पास नाइट्रोजन क्या है, अनबैलेंस है। अपना नेक्स्ट भी देख लेते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या है 3 2 6। इस तरीके से अगर ब्रैकेट में है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 6, यानी ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 6। लेकिन इधर हम देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या है 2 और 2 4 और 1 5। लेकिन हम देखते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट की तरफ, हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो क्या है, एक विषम संख्या में है। तो पहले हमें उन्हें क्या करना होगा,
इवन संख्या में, यानी कि हमारे पास यदि ओड संख्या में कोई ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की संख्या होती है तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले इवन नंबर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो ऑक्सीजन की संख्या है वो क्या हो जाएगी, इवन। तो आप देख सकते हैं 2 और 2 4 और 2 6, तो ऑक्सीजन की संख्या होगी हमारे पास 6। लेकिन जैसे ही हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर पीबी की संख्या हो जाती है 2, लेकिन यहाँ पर है 1, तो इसको भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास पीबी की संख्या दोनों जगह क्या हो जाती है, 2 लेकिन इस 2 की मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या भी बढ़ और घट जाती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे पहले थी 2, लेकिन 2 और 2 4, तो नाइट्रोजन की संख्या हो चुकी है 4, क्योंकि इस n की मल्टीप्लाई अगर इससे करते हैं तो नाइट्रोजन की संख्या है 2 और इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो नाइट्रोजन की संख्या हो जाती है 4, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या है 1, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रकार से हमारे पास नाइट्रोजन की संख्या भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब चेक करते हैं हमारे पास ऑक्सीजन कंप्लीट हुए हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या है 3 और 3 2 जा 6 और फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 12, यानी रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास है 12 ऑक्सीजन। और यहाँ देख लेते हैं ऑक्सीजन की संख्या है यहाँ पर 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 2 12। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सभी जो एलिमेंट है या प्रोडक्ट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट है वो सभी क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। तो इस प्रकार से इसकी वैलेंसी का ऑर्डर है 2 2 एंड 4। तो आप देख सकते हैं 2 2 एंड 4 ऑप्शन हमारा हो जाता है फर्स्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस कर सकते हैं और उसके क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कॉलम ए को कॉलम ए से दूसरे मिलाइए और उपयोग करके सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड होते कौन से हैं। ठीक है, उभयधर्मी को हम इंग्लिश में एम्फोटिक भी बोलते हैं, एम्फोटिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटिक ऑक्साइड जिन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें वे ऑक्साइड जो एसिड यानी अम्ल, ठीक है, एसिड अम्ल और बेस यानी कि क्षार, वे एम्फोटिक ऑक्साइड जो एसिड और अम्ल दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी वे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फोटिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड। और हमारे पास इस प्रकार के 2 एलिमेंट हैं जो क्या बनाते हैं, एम्फोटिक ऑक्साइड बनाते हैं। एक है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और सेकंड है हमारे पास जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 2 एलिमेंट हैं जो एम्फोटिक ऑक्साइड या एम्फोटिक नेचर के होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से मिलता है एक एल्यूमिनियम और दूसरा है जिंक। क्या है, जिंक। तो आप देख सकते हैं हमारे पास उभयधर्मी ऑक्साइड हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है लेकिन जिंक नहीं है, तो पहले का ऑप्शन हो जाता है थर्ड। ठीक है, इस प्रकार से यदि हमारे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम है, हो सकता है कि आपके प्री बोर्ड या बोर्ड में क्या आ जाए, जिंक। तो याद रखना आप जिंक को उभयधर्मी नेचर का होता है जो कि क्या बनाता है, एक ऑक्साइड, और वो ऑक्साइड एसिड और बेस से दोनों से रिएक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास पहले का हमारा मैचिंग हो जाती है एल्यूमिनियम। सेकंड है एक धातु जो हथेली पर रखने से पिघल जाती है। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। यदि हम उसे मेटल को अगर हथेली पर रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। वो है हमारे पास गैलियम। क्या है, गैलियम। तो दूसरे का हो जाता है फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक धातु जो नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती है यानी अभिक्रिया करती है। तो नाइट्रिक एसिड के साथ जो अभिक्रिया करती है यानी HNO3, HNO3 के साथ जो हमारे पास एलिमेंट है वो कौन कौन से रिएक्ट करते हैं। एक तो है हमारे पास कॉपर, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम और है हमारे पास मैंगनीज। ठीक है, क्या हमारे पास कॉपर है, कॉपर, सॉरी कॉपर को हमने गलत लिख दिया है, इसको सही कर देते हैं, Cu। ठीक है, Cu। ठीक है, क्या हमारे पास कॉपर है, नहीं। क्या हमारे पास मैग्नीशियम है, नहीं, लेकिन हमारे पास मैंगनीज है। तो दूसरे का आंसर हो जाता है मैंगनीज। ठीक है, सॉरी तीसरे का हो जाता है फोर्थ यानी कि मैंगनीज। अब हमारे पास है एक धातु जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती, यानी कि जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती एकमात्र धातु जो कि हमारे पास गोल्ड। क्या है, हमारे पास यदि हाइड्रोजन अम्लों के साथ यानी अम्ल में से H+ है तो उसको Au डिस्प्लेस नहीं कर सकता, Au डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी यहाँ पे क्या आएगी, नो रिएक्शन। क्या आएगी, नो रिएक्शन। तो इस प्रकार से इसकी मैचिंग हो चुकी है। आप देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, पहले का थर्ड। तो पहले का थर्ड कहाँ पर है, पहले का थर्ड है
डी में और ए में। उसके बाद है बी का क्या है हमारे पास, फर्स्ट तो ऑप्शन हो जाता है हमारा बी राइट हो जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे मैचिंग मिला सकते हैं आप, तो हमारे पास आंसर हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम या प्री बोर्ड में या प्री बोर्ड में आ सकते हैं, इसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। तो इसलिए आप सभी चीजों को अच्छे से देखें, समझें और आगे अटेम्प्ट करें। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे पास दी गई आकृति में समाधान संभव है, यानी कि इन हमारे पास कुछ एलिमेंट यानी कि कंपाउंड के फॉर्म में दिए हुए हैं, इनमें हमें पहचानना है कि किस कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें बल्ब नहीं चलता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बल्ब ग्लो कब करता है और कब नहीं, यानी बल्ब कब जलेगा, कब जलेगा और कब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है, यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक अगर सब्सटेंस है तो बल्ब ग्लो करेगा। अगर हमारे पास कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक अगर सब्सटेंस है तो हमारा बल्ब नहीं ग्लो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं वो एलिमेंट या वो सब्सटेंस जो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं। तो आपको बता दें जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, कौन से आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक आयनिक यौगिक जो होते हैं उसमें हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइटिक के नेचर के होते हैं। लेकिन हमारा बल्ब कब ग्लो नहीं करेगा, जब हमारे पास क्या होंगे, नॉन आयनिक कंपाउंड्स, नॉन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि आयनिक 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 यौगिक। ठीक है, जो कि है हमारे पास एक है शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। और हमारे पास कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होता है, तो वो है आपके पास एसिड कोई सा भी हो, जैसे HNO3, H2SO4, HCl, या फिर हमारे पास बेस हो KOH, NOH। ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हालांकि ये क्या होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इस कंडीशन में बल्ब ग्लो करता है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, HNO3, ये एक आयनिक कंपाउंड है, यानी इसमें हमारे पास ये ऑप्शन, ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास बल्ब ग्लो करेगा, यानी ग्लो करेगा। और हमारे पास है अल्कोहल, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया, दी गई आकृति में समाधान संभवत है, यानी कि किस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो हमारे पास है अल्कोहल, उस कंडीशन में हमारे पास बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह HNO3, H2SO4 या CO2 इन वाटर में अगर मिक्स कर डालते हैं तो वहां पर हमारा बल्ब ग्लो करता है। ठीक है दोस्तों, तो इन कंडीशन के बेसिस पे आप इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में यानी कि बोर्ड या प्री बोर्ड में आता है तो उसे आप अटेंड कर सकते हैं। साथ ही इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जलीय विलयन ए फिनोल्फ्थालीन विलयन की गुलाबी रंग में बदल देता है, यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि क्या है, ए, हमारे पास एक सॉल्यूशन है ए और एक सॉल्यूशन है हमारे पास बी। ठीक है, जो कि हमारे पास एक फिनोल्फ्थालीन है, फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन जो कि सॉल्यूशन ए डालने पर क्या कह रहा है, ए फिनोल्फ्थालीन विलयन को गुलाबी कर देता है। यानी कि अगर हम सॉल्यूशन ए को इस पे डालते हैं तो ये किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का, यानी कि गुलाबी रंग का, गुलाबी रंग का। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके साथ बोल रहा है जलीय विलयन बी को ए में मिलाते हैं तो वापस गुलाबी रंग गायब हो जाता है, यानी कि गुलाबी रंग हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस। क्या हो जाता है, कलरलेस, यानी कि रंगहीन।
रंगहीन। क्या हो जाता है? रंगहीन। रंगहीन, ठीक है, कलरलेस हो जाता है, रंगीन हो जाता है। तो दोस्तों अगर हमारे पास फ्लोक्सटिन है, अगर वो पिंक कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या रहा होगा? बेस। क्या रहा होगा? बेस, यानी कि क्षार। क्योंकि फिनोल्फ्थालीन में यदि हम किसी बेस को मिलाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है? पिंक। और उसी जगह यदि हम किसी एसिड को मिलाते हैं तो वो क्या कर देता है? उसे कलरलेस। क्या कर देता है? कलरलेस, यानी कि ये रहा होगा एम। क्या रहा होगा? हम। यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन ए है वो है हमारे पास बेस यानी कि क्षार, और सॉल्यूशन बी हमारे पास क्या है? एसिड यानी कि अम्ल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या ए प्रबल क्षारीय है? देखो प्रबल और दुर्बल की तो बात ही नहीं की गई है, यहाँ पर बोला गया है कि ए क्या है, तो हमारे पास क्या है? क्षार, जो कि है बेस। नेक्स्ट है ए प्रबल अम्ल, हमने इसकी बात ही नहीं करी, प्रबल दुर्बल की बात ही नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास ए का पीएच मान 7 से अधिक है। हाँ, हमारे पास जो बेस है उनका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, इसलिए ये क्वेश्चन हो सकता है आंसर। उसके बाद है बी का पीएच मान 7 से कम होता है, तो बी सॉल्यूशन क्या है? हमारे एसिड, और एसिड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, तो इस बेसिस पे हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाता है सी। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए का पीएच मान 7 से कम होता है, ये तो गलत है, क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो सभी उनका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, और जो हमारे एसिड होते हैं उनका जो पीएच मान है वो 0 से 7 होता है, और 7 पे हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, जब 50 ग्राम लेड पाउडर को 300 मिलीलीटर ब्लू कॉपर सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है तो कुछ घंटे बाद घोल रंगीन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और जानते हैं। हमारे पास क्या है? लेड पाउडर। क्या है? लेड पाउडर, यानी कि पीवी। क्या है हमारे पास? पीवी। हमारे पास है पीवी, ठीक है, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, और इसमें हमें क्या मिलाना है? ब्लू कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। CuSO4 जो एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारे क्या मिलेगा? तो कुछ घंटे बाद अगर देखो हमारे पास लेड अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो लेड क्या है? एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है, और कॉपर क्या है? एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है। तो हमारे पास जो लेड है वो इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ से बनाएगा लेड सल्फेट, PbSO4। PbSO4, ठीक है, प्लस कॉपर। प्लस कॉपर, तो आप देख सकते हैं लेड पीवी यानी कि जो लेड है सीसा, वो क्या करेगा? इस कॉपर को इसको डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पर खुद ले लेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? लेड सल्फेट सॉल्ट, और यहाँ से कॉपर को रिलीज कर देगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। सबसे पहला पूछा गया है कि ये संयोजन अभिक्रिया है। नहीं दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? हमारे पास ए और बी दो सब्सटेंस मिलकर क्या बनाएंगे? एकल सब्सटेंस यानी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन। क्या बोलते हैं? संयोजन। ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? अपघटन प्रतिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया को समझ लेते हैं। यदि हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम अपघटन। क्या बोलते हैं? अपघटन, यानी कि इसे वियोजन के नाम से भी जाना जाता है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। तो आप सभी समान जानते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और नेक्स्ट है दोहरा विस्थापन, यानी कि जहां पर हमारे पास कोई सब्सटेंस है जहां पर दोनों ही सॉल्ट क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा तो आगे जरूर बताएंगे, या आप इसका एक जनरल समझ सकते हैं। यदि हमारे पास ए और बी कोई सॉल्ट है और यहाँ पर सी और डी कोई सॉल्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा? ए और सी, ए इसको डिस्प्लेस करेगा और ये इसके स्थान पे आ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा? ए डी के साथ सॉल्ट बनाएगा और सी बी के साथ सॉल्ट बनाएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ है? दो जगह विस्थापन हुआ है, इसलिए इसे बोला जाता है दोहरा विस्थापन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तीन तत्व एक्स वाई और जेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें दिया हुआ है, उसके बेसिस पर हमें कुछ एमसीक्यू को सॉर्ट आउट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक एक्स है जिसका हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 2, 8 एंड 7। तो टोटल हमारे पास जो क्या नाम है, एटम्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 17। और 17 पर हमारे पास क्या आता है? क्लोरीन। क्या आता है? क्लोरीन।
क्लोरीन, ठीक है। और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, यानी कि एक अधातु है, ठीक है, अधातु है, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये पता लग जाता है एक्स क्या है। वाई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8 और 2, यानी ये टोटल हो जाते हैं 12। और 12 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, मैग्नीशियम। क्या आता है, मैग्नीशियम, ठीक है। और मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, आप सभी जानते हैं, यानी कि ये क्या है, एक धातु है, ठीक है, धातु है। नेक्स्ट है हमारे पास जेड। और जेड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 2 और 8, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 10। और 10 एटॉमिक नंबर पे क्या आता है हमारा, नियॉन। क्या आता है, नियॉन। और नियॉन क्या है, एक उपधातु है। क्या है, एक उपधातु है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक्स वाई जेड तीनों का नेचर पता है, ये एक अधातु है, ये धातु है और ये उपधातु है। अब देखते हैं इनके ऑप्शन। सबसे पहले कह रहा है वाई और जेड दोनों ही धातु हैं, तो वाई और जेड दोनों ही धातु हैं, तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है हमारे लिए। तो वाई और एक्स दोनों ही अधातु हैं, वाई और एक्स दोनों ही क्या है, अधातु हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए गलत है। नेक्स्ट है एक्स एक अधातु है, एक्स एक अधातु है, बिल्कुल ठीक बात है। और वाई एक धातु है, वाई एक धातु है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई एक धातु है, नहीं ये गलत है, तो हमारे पास ये भी गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, सी, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम में यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम 20 एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, और उनके एलिमेंट्स और उनके एलिमेंट के साथ साथ उनके तत्व के बारे में भी पता होना चाहिए कि वहां पर इस नंबर पर कौन सा तत्व आता है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। दोस्तों हमारे पास दो टाइप की अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हम हीट के बेसिस पर एनालिसिस करते हैं। पहला है हमारे पास ऊष्मा शोषी, जिसमें से ऊष्मा ली जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, और दूसरा होता है ऊष्मा छेपी, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी जिसमें हमें हीट को जरूरत पड़ेगी, उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मोमबत्ती का जलना। देखो जब भी आपको मोमबत्ती जलाओगे उसमें से हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो हम दो रिएक्शन है, एक होता है हमारा ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास CO2 है, ठीक है, और वाटर है, ठीक है। हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो सुना ही होगा, तो उसी को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट है, सबसे पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और साथ में सूर्य का प्रकाश, किसका इस्तेमाल करते हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और यहाँ से क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, और ये रिएक्शन क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा शोषी है, जिसमें हमने ऊष्मा को देना पड़ा है, तो ऊष्मा जिसमें दी जाती है उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा छेपी क्या होता है, ऊष्मा छेपी, ठीक है। यानी हम किसी कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में हीट, ठीक है, हीट यानी कि ऊर्जा, यानी ऊष्मा भी बोल सकते हैं आप, ऊष्मा वो ज्यादा अमाउंट में निकलती है। तो इस प्रकार से जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं, मोमबत्ती के जलाने पर हीट बाहर निकलती है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा छेपी। भोजन का पकाना, भोजन पकाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है भोजन पकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वनस्पति पदार्थ का अपघटन, कि यदि हमें किसी का अपघटन करना है तो उसे हमें तोड़ना है, तोड़ने के लिए हमारे पास जो हीट निकलती है यानी एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी, जो कि होगी क्या, ऊष्मा छेपी, ठीक है, ऊष्मा छेपी। और इसमें जो सब्सटेंस बनता है वो किलो कैलोरी में क्या देता है, हमें सब्सटेंस को प्रोवाइड कराता है। सोडियम की वायु के साथ अभिक्रिया, और सोडियम वायु में वायु के साथ जब रिएक्ट करता है तो बहुत फास्टली रिएक्ट करता है, और उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती है, हीट। तो ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, बाकी रिएक्शन क्या हो जाते हैं, ऊष्मा छेपी। हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाता है ऊष्मा शोषी, जो कि है भोजन का पकाना, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्लूकोज के सेलुलर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण के दौरान इस अभिक्रिया में अन्य उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ATP का उत्पादन होता है।
निम्न में से कौन सी इस घटना में ग्लूकोज के प्रति अणु में अधिकतम एटीपी हमारे पास रिलीज होती है? तो दोस्तों हमने पायरुवेट की रिएक्शन करी थी, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। तो पहले हमारे पास पायरुवेट, पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट, ठीक है, जिसे यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक करते हैं तो वो क्या बना देता है हमें? वो हमें देता है CO2, वाटर और देता है ऊष्मा, ऊष्मा, ठीक है। क्या मिलता है? ऊष्मा यानी हीट, ऊष्मा यानी कि एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी मिलती है वो हमें एटीपी की फॉर्म में मिलती है। और कितनी एटीपी मिलती है? तो आप 36 एटीपी बता सकते हैं। कितने अमाउंट मिलता है? हमारे पास जो एटीपी है ये क्या है? एनर्जी की एक यूनिट है जिसे हम एटीपी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारे पास यदि हम पायरुवेट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊष्मा यानी एनर्जी निकलती है। और उस एनर्जी में हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि कितनी होती है? 36 एटीपी की तक होती है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं हमारे पास आंसर कौन सा है ईस्ट में। अच्छा, हमारे पास इसका एक दूसरी फॉर्म है पायरुवेट, ठीक है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति, ठीक है, अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब रिएक्शन को कराते हैं तो वो दो टाइप से ब्रेक होती है। एक होती है ईस्ट में, ठीक है, और एक होती है हमारे पास इसमें मसल्स में, ठीक है, मसल्स में। तो हमारे पास जो ईस्ट की फॉर्म में होती है उसमें हमारे पास बनता है इथेनॉल। क्या बनता है? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, एनर्जी, प्लस एनर्जी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। और यहाँ पर जो ऊर्जा निकलती है वो भी एटीपी में निकलती है, बहुत कम निकलती है, यानी कि लेस अमाउंट, अप्रॉक्स 2 एटीपी के या 3 एटीपी के आसपास, ठीक है, 3 एटीपी के आसपास। लेकिन जब मसल्स की फॉर्म में अगर हम मसल्स में अगर हम इसको रिएक्शन को करते हैं तो हमारे पास जो निकल बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, एनर्जी। और एनर्जी यहाँ पे निकलता है एटीपी की फॉर्म में, लेकिन ये भी क्या है? बहुत लेस एनर्जी की फॉर्म में निकलती है। बट हमारे पास क्वेश्चन है अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पाद में जुड़ी हुई होती है, तो वो किस में जुड़ी होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और यहाँ पर जो ऊष्मा निकलती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है, जो कि होती है 36 एटीपी तक, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ईस्ट में होता है नहीं, मांसपेशियों में होता है नहीं, ईस्ट कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा मानव कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड। तो मानव में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि हम देख सकते हैं मानव में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर, और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती है? हीट यानी कि ऊष्मा, जिसको जो कि किसमें होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। तो इसका आंसर हो जाता है डी, मानव में कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामान्य मनुष्य में रक्त परिसंचरण के निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान ऑक्सीजन युक्त शरीर के सभी भागों में पंप किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी ने हर्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो हर्ट के पास यदि हमारे पास एक फिगर है तो हम बना लेते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ये होता है हमारा राइट एट्रियम, ठीक है, ये होता है राइट एट्रियम। और ये होता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यानी कि दायां लिंब और दायां निलय, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर होते हैं लेफ्ट एट्रियम और होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि दायां निलय। और ये क्या होता है? दायां आलिंद,
ठीक है, और यहाँ पर होता है ये हमारा बायां बायां अलिंद, और ये होता है हमारे पास बायां निलय। ठीक है, हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर में तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर ऑक्सीजन आती है, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर ब्लड आता है वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड यानी कि है ऑक्सीकृत, है ऑक्सीकृत, यानी कि वो एक प्रकार से क्या होता है, इम्प्योर होता है। और वो इम्प्योर हमारे पास पहले कहाँ आता है, बायां लिंद में आता है, बायां लिंद से कहाँ जाता है, बायां निलय में, और बायां निलय उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है कहाँ, लंग्स के पास। कहाँ, लंग्स के पास, जहां पर वो क्या होता है, फिल्टर किया जाता है। क्या किया जाता है, फिल्टर। ठीक है, यानी कि उसको फिल्टर किया जाता है। उसके बाद वे हमारे पास एंटर होता है कहाँ पर, दायां लिंद में, और दायां लिंद के बाद वो हमारे पास आता है दायां निलय में, और दायां निलय के बाद इसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है पूरी बॉडी में, जो कि आउटा यानी कि महाधमनी द्वारा पूरे कंप्लीट बॉडी में, यानी पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पूरे शरीर में पंप करता है वो कौन करता है, दायां निलय। नेक्स्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन, शाकाहारी जीवों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सेलुलोज के पाचन में मदद करता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो शाकाहारी जीव हैं उनके पास अनुकूलन के लिए सेलुलोज के पाचन में मदद करता है, तो वो होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, जिसकी लंबाई होती है लगभग 7.5 मीटर तक। ठीक है, हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लंबी होती है, और जो हमारे शाकाहारी जीव हैं उनके लिए क्या है, सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। और इसी में हमारे पास सबसे ज्यादा क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, फूड डाइजेशन। ठीक है, यानी कि पूर्ण पाचन, हमारे भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लेते हैं। लंबी, बड़ी आंत नहीं, बड़ी आंत में नहीं होता है, बड़ी आंत में नहीं होता है, छोटी आंत में होता है। तो क्या छोटी आंत छोटी होती है, नहीं, छोटी आंत छोटी नहीं होती है, छोटी आंत लंबी होती है। क्या होती है, लंबी होती है। तो ये बात याद रखना। स्मॉल, इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लेकिन ये लंबाई में लंबी होती है, ये लंबाई में लंबी होती है। ठीक है, लंबाई में लंबी होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है डी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मरीज में अनुमस्तिष्क संबंधी शिथिलता थी, इसके परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी गतिविधि मरीज में बाधित होगी। तो सबसे पहले आप याद रखना, अनुमस्तिष्क शिथिलता में सबसे पहले हमारे पास जो एक डिसऑर्डर है वो क्या है, अनबैलेंस। ठीक है, बैलेंस प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि संतुलन में समस्या, ठीक है। अगर हमारे पास अनुमस्तिष्क संबंधित शिथिलता है तो उसमें हमें प्रॉब्लम क्या आती है, बैलेंसिंग प्रॉब्लम। तो आप देख लेते हैं इसमें क्या है, लार निकलना नहीं, भूख लगना नहीं, आसनन और संतुलन। तो इसका आंसर हो जाता है सी। रक्तचाप का निकय ये नहीं है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप कर सकते हैं आसनन का असंतुलन, यानी संतुलन में दिक्कत आएगी। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, घोंगे में व्यक्ति नर के रूप में जीवन शुरू कर सकता है। जो हमारे घेंगे होते हैं वो अपना जीवन नर के रूप में शुरू कर सकता है, लेकिन पर्यावरण की स्थिति के आधार पर वे बड़े होने पर मादा बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए आप, हाँ, आपने घेंगे देखे होंगे, आपने घेंगे कुछ इस टाइप से, हाँ, आपको स्ट्रक्चर बताते हैं। इस तरीके से उसके ऊपर एक संसा होता है, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये एक जीव है जिसमें, जिसे क्या क्या कहा जाता है, घेंगा। क्या कहा जाता है, घेंगा। ठीक है, घेंगे का लिंग निर्धारण नहीं किया जाता है, यानी कि उसका लिंग निर्धारण नहीं होता है, जिस वजह से वो अपनी शुरुआती क्या है, नर के रूप में जीवन को शुरू करता है, लेकिन बाद में हमारा जो है वो घेंगा क्या है, मादा बन सकता है। तो इसके लिए एक रीजन है, जो कि क्या है, नर घेंगे में प्रमुख आनुवंशिक संरचना होती है, नहीं। मादा घेंगे में प्रमुख आनुवंशिक संरचना होती है, नहीं।
घेंगे के जीवन काल में लिंग गुणसूत्रों की अभिव्यक्ति होती है, नहीं। ये हमारे पास घेंगे में लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होते, तो आंसर हो जाता है हमारे पास डी, क्योंकि घेंगे में लिंग निर्धारित नहीं किया जाता, जिस वजह से वो अपना जो समय के अनुसार लिंग क्या है परिवर्तित कर लेता है, तो इसका आंसर हो जाता है डी, ठीक है, घेंगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक डायरेक्ट बेसिस पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित मामलों में एक किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, किस स्थिति में क्या आपतन कोण शून्य होगा, शून्य के बराबर होगा। तो आप सबसे पहले जान लेते हैं, हमने कुछ रूल्स पढ़े होंगे जिनको हमें जानना है, और उनमें से किसी एक रूल के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, निम्नलिखित में से अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए हमारे पास जो केस है वो क्या है, अवतल दर्पण है। इस तरीके से आपने, ये अवतल दर्पण है, इसकी शेडिंग क्या है, अंदर की तरफ है, पॉलिश, और इस प्रकार से ये होता है हमारे पास पोल, और ये क्या है हमारे पास फोकस, और एक यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। यदि हमारे पास वक्रता केंद्र से कोई इस तरीके से, ठीक है, अगर रे आती है, रे आती है, तो वो जिस पाथ पे आती है उसी पाथ से क्या हो जाती है, वापिस हो जाती है, ठीक है। तो आप देखा होगा कि यदि वक्र केंद्र से कोई भी रे आती है तो वो जिस पाथ पर आती है उसी से क्या हो जाती है, वापिस होती है, बिना किसी रिफ्लेक्शन के। तो आप देख सकते हैं इसमें से हमारे पास क्या है, वक्रता केंद्र। तो आप देख सकते हैं पहले मुख्य अक्ष के समांतर होगी, नहीं, एक किरण जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और तिरछी आपतित होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है बी। आप देख सकते हैं नेक्स्ट, एक किरण मुख्य फोकस से नहीं, एक ध्रुव से नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है बी, जो कि क्या है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और तिरछी आपतित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है बी। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 14। ए और बी के लिए किरण के रंग का सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों आपने इस एक्सपेरिमेंट को क्लास में करा होगा, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। ये हमारे पास प्रिज्म है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। और हमारे पास यदि कोई व्हाइट लाइट यहाँ से पास होती है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इस तरीके से आपतित किरण, जब आपतित किरण इसमें से पास होती है तो वो अभिलंब से थोड़ा सा झुक जाती है इस प्रकार से, और जब इसमें से पास होती है तो इसमें से हमारे पास कुछ इस तरीके से विबग्योर कलर रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विबग्योर क्या होते हैं, विबग्योर सीक्वेंस होता है इसका, विबग्योर, विबग्योर। लेकिन सबसे कम डिफ्लेक्शन अगर किसी कलर का होता है तो वो किसका होता है, रेड का। सबसे ज्यादा किसका होता है, वॉयलेट का, यानी कि सबसे ज्यादा इसका होता है वॉयलेट, ठीक है, और रेड का सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। ए और बी के लिए किरण का आरेख। तो हमारे पास ए, सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, रेड होता है, सबसे नीचे कौन सा होता है, वॉयलेट होता है, ठीक है, वॉयलेट। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाता है हमारे पास, ए ब्लू रेड, नहीं, यह आंसर गलत है, ग्रीन येलो नहीं, रेड और वायलेट। तो हमारे पास आंसर हो जाता है सी। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस सीक्वेंस को आप याद रखिए, और इसके अकॉर्डिंग याद रखना है कि रेड हमारे पास क्या होता है सबसे ऊपर, और वॉयलेट क्या है सबसे नीचे, यानी कि सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका हुआ है, वॉयलेट कलर का, और सबसे कम किसका हुआ है, रेड कलर का, ठीक है। इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं और इसका ऑप्शन हो जाता है सी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है 15। क्या है, गलत कथन पहचाने उत्पाद को उपलब्ध ऊर्जा अधिकतम है क्योंकि। देखिए, गलत कथन पहचाने उत्पादकों को उपलब्ध ऊर्जा अधिकतम है क्योंकि, इसमें हमें रीजन बताना है, लेकिन रीजन बताने से पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं जिसे हमें जानना जरूरी होता है, ठीक है। देखिए, हमारे पास यदि सनलाइट है, सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, तो दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा स्पेस की जगह नहीं है तो हम यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, सन, सन यानी कि सूर्य, ठीक है, सूर्य। तो सूर्य से जो प्लांट है यानी कि पौधे हैं, प्लांट, पौधे, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सन का केवल 1% ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 10,000 जूल एनर्जी है, जो कि सन के पास क्या है, सन के, सूर्य के, मतलब सन के पास हमारे पास कितनी, इतनी एनर्जी है, और इसका 1% इस्तेमाल करते हैं प्लांट, यानी इसका 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं, 1% यानी 1/100, और टोटल कितना है 10,000, ठीक है। तो 1212 तो कितना आ जाता है हमारे पास 100 जूल, ठीक है, 100 जूल। ये किसके पास है, प्लांट। और प्लांट क्या करते हैं, खाना बनाते हैं खुद से, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, उत्पादक। क्या कहा जाता है इन्हें, उत्पादक,
उत्पादक। अब उत्पादक को खाने वाले कौन से जीव है हमारे पास, तो वो है हमारे पास डियर। ठीक है, डियर यानी कि हिरण। क्या है, हिरण। और आपको बता दें कि हमारे पास जो फूड चेन का जो प्रोसेस है उसमें अगर हमारे पास प्लांट है, प्लांट को अगर हमारे डियर अगर खाते हैं तो उनके पास एनर्जी ट्रांसपोर्ट यानी एनर्जी लेवल का कितना जाएगा, एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी, केवल 10%, यानी कि 100 का 10% अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। कितना आ जाएगा, 10। तो इस प्रकार से 10 जूल। ठीक है, 10 जूल एनर्जी किसके पास जाएगी, डियर की। और किसी डियर को यदि किसी लाइन द्वारा खा लिया जाता है, ठीक है, तो उसके पास कितनी एनर्जी जाएगी, 10%, यानी कि शेर। ठीक है, तो 10 का 10% हो जाता है 1 जूल। ठीक है, 1 जूल, तो केवल 1 जूल एनर्जी किसके पास जाएगी, शेर के पास। तो इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मेट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यह पहला पोषी स्तर है जो प्रकाश ऊर्जा का 1% सीधे अवशोषित करता है। बिल्कुल, हमारे पास जो प्लांट है वो 1% इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं प्लांट में, यानी प्लांट केवल जो सूर्य है उसका केवल 1% ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यह अपनी श्वसन वृद्धि के लिए अधिकांश रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करता है और प्रजनन गति करता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास जो प्लांट है वो उनका अवशोषण करके उसकी ग्रोथ और उसमें प्रजनन गति में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यह प्रकाश ऊर्जा का 10% उपयोग करता है और शेष को अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित कर देता है। यह प्रकाश ऊर्जा का नहीं, प्रकाश ऊर्जा का 10% नहीं, केवल 1% इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अभी हमने करा है। तो इसमें पूछा गया है कि गलत कथन पहचाने, तो गलत कथन हो जाता है हमारे पास सी। यह प्रकाश ऊर्जा का केवल 10% अगली पोषी स्तर तक स्थानांतरित करता है। प्रकाश ऊर्जा उसमें उपयोग करता है जो शेष को अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित कर देता है। यह प्रकाश ऊर्जा का, तो हमारा सॉरी ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है हमारे पास डी। इसके अकॉर्डिंग हो जाता है डी। ठीक है, क्या हो जाता है, डी, क्योंकि ये बोला है प्रकाश ऊर्जा का केवल 10% अगले पोषी स्तर तक जाता है। प्रकाश ऊर्जा का अगले पोषी स्तर तक नहीं जाता है, प्रकाश ऊर्जा का 10% उपयोग करता है और शेष को अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं हम। यह प्रकाश ऊर्जा का 10% उपयोग करता है, 10% उपयोग करता है और शेष अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित करता है स्तर। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। आई थिंक शब्दों की जो बनावट है वो थोड़ी अलग है, तो इस क्वेश्चन पे हम स्टार लगा देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेंगे और कंप्लीट करेंगे, और इसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो हमने जो ये क्वेश्चन करा है इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को एक बार इसमें इंग्लिश में देखेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर हो जाता है। देखते हैं, ये पहला पोषी स्तर है जो प्रकाश ऊर्जा का 1% सीधे अवशोषित करता है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, यह अपनी श्वसन वृद्धि के लिए अधिकांश रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करता है और प्रजनन करता है। ये बात भी एकदम ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, यह प्रकाश ऊर्जा का 10% उपयोग करता है और शेष अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित करता है। नहीं, यहाँ पर 10% को वो अपने तक ही सीमित रखता है, अगले स्थानांतरित नहीं करता, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाता है, गलत कथन। तो इसका आंसर हो जाता है सी। इसी के साथ अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये प्रकाश ऊर्जा का केवल 10% अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित करता है, तो ये भी क्या है, सही। तो हमें क्या बताना था, एक गलत कथन को पहचानना, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है इसका, सी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति की तंत्र में अपघटकों की भूमिका नहीं है, यानी कि हमारे पास जो डिकम्पोजर होते हैं उनकी भूमिका नहीं है, किस केस में ऐसी नहीं है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है मिट्टी की प्राकृतिक प्राकृतिक पुनः पूर्ति, यानी कि हमारे पास यदि हमें क्या करना होता है, सॉइल में हमारे पास डिकम्पोजर अगर होंगे तो उसको क्या करेंगे, वो पुनः पूर्ति करेंगे, यानी यहाँ पे डिकम्पोजर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास वायुमंडल में ऑक्सीजन का संवर्धन, इसको अभी छोड़ देते हैं। अपशिष्ट अपघटन, हमारे पास जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है यानी वेस्टेज चीज है उनके लिए हमें डिकम्पोज करने के लिए किसकी आवश्यकता रहेगी, अपघटकों की रहेगी, तो यहाँ पर भी डिकम्पोजर की आवश्यकता होगी। मृत अवशेषों का विखंडन, हमारे पास आपने देखा होगा कुछ मृत अगर सब अवशेष है कहीं पर किसी भी जानवर का या किसी भी कीड़े मकोड़े का, तो उसको कुछ समय बाद डिकम्पोज कर लिया जाता है, किसके द्वारा, अपघटकों द्वारा। तो यहाँ पर भी अपघटकों की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाता है बी। क्या हो जाता है, बी।
ठीक है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाता है वायुमंडल में ऑक्सीजन के संवर्धन। ठीक है, जिसमें हमारे डिकम्पोजर यानी अपघटकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है अपघटकों की भूमिका नहीं है, किसमें नहीं है हमारे पास, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संवर्धन। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन। यस, हमारे पास जितने भी एमसीक्यू थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास कहाँ है, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं संख्या 17 से 20 में दो कथन शामिल हैं, दावा और कारण। ठीक है, और इनके उत्तर आपको इस प्रकार से देने हैं, यदि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है तो हमें ए ऑप्शन लगाना होगा। लेकिन अगर ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करना तो उसके लिए हमें बी ऑप्शन लगाना होगा। यदि ए सत्य है लेकिन आर गलत है तो उसके लिए हमें सी ऑप्शन लगाना होगा। और यदि ए गलत है लेकिन आर सत्य है तो उसके लिए हमें डी ऑप्शन लगाना होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, इसके साथ आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से इनके ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास है अभिकथन, जिसे दावा भी कहते हैं। ठीक है, इसे अभिकथन भी आप कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अजर्शन। तो साहब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पदार्थ एक्स युक्त परख नली में तनु HCl मिलाने पर रंगीन गैस उत्पन्न होती है। तो हमारे पास कोई एक्स एक सब्सटेंस है जिसको यदि हम HCl में मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एक रंगीन गैस उत्पन्न होती है जो जलती हुई माचिस की तिल्ली को उसके पास लाते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है, वो कौन सा है, पॉप साउंड। और पॉप साउंड से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, जो जिसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, पॉप साउंड से। किससे करते हैं, पॉप साउंड से। तो यहाँ से जो सब्सटेंस बनेगा वो इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है, ये क्या बनेगा हमारे पास, सॉल्ट यानी कि लवण। और इसमें से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है जो ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, आदर्शन, जो कि क्या है, एकदम ठीक है। इसके बाद कारण है, इस अभिक्रिया में धातु X हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित हो जाती है। नहीं, ये गलत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस अभिक्रिया में धातु X हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित की जाती है। नहीं, हमारे पास जो धातु है, क्या है, जो धातु है वो धातु डिस्प्लेस कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को, ना कि धातु डिस्प्लेस की जाती है हाइड्रोजन के द्वारा। तो ये कथन क्या हो जाता है, गलत। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो जाता है, ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत। तो ऑप्शन हो जाता है हमारे पास सी। तो इसके लिए आप ऑप्शन लगा के आएंगे सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास अभिकथन, किसी भी प्रजाति में कोशिका का जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। यदि हमारे पास किसी भी प्रजाति में कोशिका और जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं होती है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास एक मेल है, ठीक है, और एक फीमेल है। ठीक है, दोनों के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन एक नई स्पीसीज को बनाने के लिए हमारे पास जो हमारे पास मेल है उसके कितने क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं, 23। कितने होते हैं, 23। और 23 कहां से आते हैं, फीमेल से। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 46। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला कथन है वो क्या कह रहा है, किसी भी प्रजाति में कोशिकाओं और जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं होती है। तो बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन हमारे पास सही बोल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, जब दो जनन कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती हैं। बहाल कर देते हैं यानी कि यहाँ पर दोनों ही अपने अपने क्या है, क्रोमोसोम्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहां से जो एक न्यू स्पीसीज बनती है, उसके पास क्रोमोसोम्स की संख्या या कितनी हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 46 हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी क्या होता है, रिलेशन भी ठीक। लेकिन इसमें कहीं भी पहले क्वेश्चन को यानी कि हमारे पास जो अभिकथन है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो आप देख सकते हैं ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाता है बी। क्या हो जाता है, बी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा अपने पीछे एक प्रतिबिंब बनाता है और बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण की एक इमेज बना लेते हैं। उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर फोकस होगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से कोई लाइन अगर इसके पैरेलल आती है तो वो फोकस से होके इस तरीके से जाती है। ठीक है, और
अब हम आपको बता दें कि हमारे पास जो मिरर है, ठीक है, मिरर के अगर राइट साइड की तरफ जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, और मिरर के इस साइड जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण हमेशा अपने पीछे एक प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल, हमारा जो राइट साइड में क्या है, एक इमेज बनाता है, जो कि कैसी इमेज होती है, आभासी होती है। ठीक है, ये कथन एकदम ठीक है। उसके बाद कारण देख रहे हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण में हमारी फोकस दूरी किधर है, पॉजिटिव, यानी कि एफ हमारे हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, किसमें, उत्तल दर्पण में। तो ये कथन भी क्या है, एकदम ठीक है। तो दोनों कथन ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कारण है उसमें कहीं भी ए को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाता है, बी। क्या हो जाता है, बी। दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है उसमें कहीं भी ए का जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है बी। ठीक है, इसी के साथ एमसीक्यू के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और पढ़ते हैं। यदि शेरों को खाद्य श्रृंखला से हटा दिया जाए, दोस्तों अभी हमने खाद्य श्रृंखला की क्या थी, एक सीरीज को हमने बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि हम इसमें से खाद्य श्रृंखला में से अगर इसको हटा देते हैं, तो आप बताइए, अगर हम लाइन को हटा देते हैं तो हमारे पास डियर यानी कि हिरण की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा होने से हो सकता है कि वो हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको क्या कर देंगे, अनबैलेंस कर देंगे। तो इसलिए हम लाइन की संख्या को बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, यदि शेरों को खाद्य श्रृंखला से हटा दिया जाए तो यह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित नहीं करेगा। नहीं दोस्तों, ये प्रभावित करेगा। तो ये कथन हमारे अकॉर्डिंग हो जाता है गलत। हालांकि यदि पौधों को खाद्य श्रृंखला से हटा दिया जाए तो यह पारिस्थितिक तंत्र को परेशान करेगा, तो यानी परेशान करेगा यानी कि एक समस्या का कारण होगा। लेकिन इसमें यह बोला गया है कि यदि हम शेरों के खाद्य श्रृंखला से हटा दिया जाए तो श्रृंखला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास ये जो हमारे पास अभी कथन है वो क्या हो जाता है, गलत। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका ही। कारण क्या है, पौधे उत्पादक हैं जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बना सकते हैं, जबकि शेर उपभोक्ता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास जो प्लांट हैं वो क्या है, एक उत्पादक हैं जो सूर्य के प्रकाश में उपयोग करके भोजन बनाते हैं, और जो शेर क्या है, एक उपभोक्ता है। अभी हमने एक सीरीज पढ़ देखी थी, हमारे पास क्या है, सन का इस्तेमाल करके प्लांट क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और प्लांट को कौन खाते हैं, डियर, और डियर को खाने वाले कौन है, लॉयन। ठीक है, यानी कि सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जो कि क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक। और डियर यानी कि हिरण उसका क्या करते हैं, पौधों को खाते हैं, और उसके बाद लॉयन क्या है, डियर को खाने वाला यानी कि शेर। तो ये दोनों ही, ठीक है, ये कहलाते हैं प्रथम उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, और ये क्या कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उपभोक्ता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो हमारे पास जो कारण है वो एकदम ठीक है, लेकिन जो अभी कथन है वो गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार हमारे पास हो जाता है कि यदि हमारे पास ए गलत है लेकिन आर सत्य